हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे फ्रेंड्स को ये चैप्टर बहुत हार्ड भी लगता है। तो यार देखते हैं इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, वन शॉट में हर एक कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, हर एक रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेटल्स क्या होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन। पहली बात, ये जितने भी नोट्स है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स दान करते हैं, जो लूज करते हैं। और जो चीज आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज वे में समझो कि मैं किसी को, मैं अपने दोस्त को कोई चीज देता हूं तो मैं एक टाइप से पॉजिटिव हूं ना, क्योंकि यार मेरे पास है ज्यादा, मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, सो दैट इज पॉजिटिव। तो यही है कि मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो उन्हें देते हैं। किन्हें जरूरत होती है, नॉन मेटल्स को जरूरत होती है। तो मेटल्स पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिन आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते किनको हैं, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेटल से। तो अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो तो आपके ऊपर एक टाइप से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आप इसको ऐसे समझो। और जिन आयंस पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज एनायन। अब इनके बीच के हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या करते हैं, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये बीच में आते हैं, ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, यहाँ पे हम जितने भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं शॉर्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो है। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर दिया है तो उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आगे बढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसका एग्जांपल है, इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी। एक्सेप्शन क्या होता है कि यानी कि ये एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है। थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मरकरी। वही होता है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है इस केस में। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पे हम बात करें मेटल्स की, देखो यही सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। फिर हम अगला है हार्ड और रिजिड। ये हार्ड होते हैं, यानी कि इनका जो आप कह सकते हो फिजिकल अपीयरेंस होता है दैट इज रिजिड, दे आर स्ट्रांग। एंड इसमें एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, यानी कि ये जो मेटल्स हैं ये हार्ड नहीं होते हैं, दीज आर नॉट रिजिड। लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी कि जो शाइन करता है। तो मेटल नॉर्मली लस्ट्रस होते हैं, यानी कि जब उन पर लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वो शाइन करते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन क्या है, सोडियम है। सोडियम शाइन नहीं करता है, इट डजंट शो लस्टर, जबकि एक मेटल है। तो ये सारे एक्सेप्शन जो पिंक में लिखा है एक्सेप्शंस है। ओके। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का, यानी कि अगर आपको मेटल्स को मेल्ट करना है तो ज्यादा टेंपरेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। एक्सेप्शन इसमें भी है गैलियम एंड सीसियम। सारे एक्सेप्शन याद होने चाहिए, ठीक है। मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल यानी कि इनको हम ना थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो एल्यूमिनियम का फॉइल आपने सुना होगा। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। तो एल्यूमिनियम का फॉइल हमने उसे फॉइल में यानी कि एक पतली सी शीट में कवर कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि आप उसे थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जैसे कि कॉपर की वायर्स। कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो आप कॉपर की वायर इसलिए तो बना पाते हो क्योंकि कॉपर एक मेटल है, और मेटल डक्टाइल होते हैं। आगे बढ़ो। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें एक्सेप्शन है लेड, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल्स के पास होते हैं, तो इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। सोनोरस, सोनोरस क्या होते हैं, यानी कि अगर आप मेटल्स पे स्ट्राइक करोगे, उनकी सरफेस पे कोई ऐसे टिंग टिंग करोगे तो आवाज प्रोड्यूस होगी, और इसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली सोनोरस होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूलों में घंटी लगी होती है तो उस पर स्ट्राइक होते हैं तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैसियस फॉर्म में होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। आगे बढ़ो। ब्रिटल। अब ब्रिटल का क्या मतलब है यार, इसका ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हमने देखो मेटल्स के केस में क्या देखा कि मेटल्स होते हैं हार्ड और रिजिड, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर हम नॉन मेटल्स के केस में देखें तो ये इसका जस्ट अपोजिट है।
ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि अगर आप एक नॉन मेटल को हैमर से स्ट्राइक करोगे टूट जाएगा वो, ठीक है। ब्रिटल यानी कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिटल होते हैं यानी कि ज्यादा इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। आगे नॉन लस्ट्रस यानी कि शाइन नहीं करते, अगर इनकी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो दे विल नॉट शाइन। इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन, आयोडीन शाइन करता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, वही मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन सोनोरस होते हैं एंड नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नॉन डक्टाइल होता है, आप इन्हें थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका ऑब्वियस सा रीजन है कि यार इनकी जो आपकी ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी कि आप इन्हें किसी एक दूसरी फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वही मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हमने देख लिया। लो डेंसिटी इनकी होती है, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स पास पास होना, लेकिन इनकी नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स के कुछ रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है। ये रिएक्शन से बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला मेटल और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है या फिर मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन था। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, 1 मार्क का एमसीक्यू यहां से बन जाएगा। क्यों भाई मेटेलिक ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों होती है, क्योंकि हमने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक मेटेलिक ऑक्साइड और एक एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इसका मतलब एक एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ हो तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक है नेचर में, हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। अगला है सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है, एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये दोनों एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करती है। कुछ ऐसी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। ज्यादातर अगर मेनली बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो दोनों ही कैरेक्टर शो करें, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अगला मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद एसिड। देखो जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस रिएक्शन की, ठीक है। इस रिएक्शन का एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखो यहाँ पे हमने देखा कि मेटल एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन अगर जो एसिड है वो नाइट्रिक एसिड होगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ये एक एक्सेप्शन हो गया का पहला एक्सेप्शन। इस पहले एक्सेप्शन का एक और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, क्या है वो, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती थी। लेकिन अगर हम इस नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन मेटल में अगर मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम के साथ करवा दें तो तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये पहला एक्सेप्शन था, ये इसका एक्सेप्शन है, दोनों याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजिया क्या होता है, तो देखो ये आपकी येलो बॉक्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, आप नीचे रीड भी कर सकते हो। एक्वा रीजिया बेसिकली देखो ये जो आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसका एक सोल्यूशन है, प्योर मिक्सचर है, और इसमें रेशियो क्या है, रेशियो इज 3:1। ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स से, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। मेटल और वाटर का रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। और जब इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवा दें तब क्या बनेगा, तब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो सोडियम एंड पोटेशियम ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं। तो इनका जब आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि इनके भी कुछ यहाँ पे एक टाइप से कह सकते हो कि कुछ कंडीशन है कि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सोडियम पोटेशियम का। कैल्शियम की बात करें, ये सोडियम पोटेशियम जो थोड़ा नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ लेस वायलेंटली, ये ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो आपका कैल्शियम है वो कम वायलेंटली रिएक्ट करता है। अगला मैग्नीशियम, ये कैल्शियम से भी नीचे आता है, रिएक्ट विद हॉट वाटर। इसकी कंडीशन क्या है कि मैं पानी के साथ तो रिएक्ट करूंगा और मैं बनाऊंगा
मेटल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन जो पानी है, जो वाटर है, वो गर्म होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम। अब यहाँ पे इनकी अलग कंडीशन है भाई। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन कहते हैं कि भाई हम पानी के साथ तो रिएक्ट करेंगे नहीं, हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो आपकी भाप होती है उसके साथ हम रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है, याद रखना इसको। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये जो आपके चार मेटल्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है विच इज रिएक्टिविटी सीरीज। मैं ब्राइटनेस थोड़ी रिड्यूस कर देता हूं, देखो ओके तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, सोडियम जैसे कि हमने देखा, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद कैसे करें, ये ट्रिक आप देख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। यहाँ पे इनका जो पहला लेटर है ये आपको उन एलिमेंट्स का नाम बताता जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका जो नोट्स है, नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिएक्शन विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल। इसका क्या मतलब है, सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल, जैसे कि एक मेटल लेते हैं मेटल ए, दूसरा है आपका मेटल बी। तो जब मेटल ए का रिएक्शन साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ होगा तो मेटल बी प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बनेगा। लेकिन क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन है कि अगर आपका मेटल ए मेटल बी से कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो मेटल ए उस मेटल बी के सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसकी जगह ले लेगा। तो कंडीशन है कि मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो इसके सॉल्ट सोल्यूशन में उसको रिप्लेस कर देगा और आपका मेटल बी साइड हो जाएगा, उसकी जगह मेटल ए हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए, अब नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो नॉन मेटल्स का एक ही रिएक्शन है, तो देखो क्या है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे हमने देखा था मेटल और ऑक्सीजन क्या देता है, मेटेलिक ऑक्साइड, वैसे ही नॉन मेटल और ऑक्सीजन क्या देता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इनका नेचर क्या होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का, तो देयर नेचर इज एसिडिक, यानी कि जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, वही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। क्यों, ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि जब एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एक बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि इससे हमें पता चला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, तभी तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर, एक्सेप्शन हो गया इसका। अगला है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। ये हमने देख लिया कि ये एसिड और वाटर साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इनका नेचर होता है एसिडिक, और कुछ जो आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो न्यूट्रल भी होती है नेचर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। देखो हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिस्कस कर ली। अब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम बात करते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो दान में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। किसे देते हैं, जिन्हें जरूरत होती है, और वो ज्यादातर कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है। सो उन पे मेटल्स क्या करते हैं, वो कैटायंस फॉर्म करते हैं। कैटायंस यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है दैट फॉर्म्स कैटायंस, ठीक है। कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, देयर वैलेंस शेल्स टू फॉर्म कैटायन। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल टू फॉर्म एनायन। इसका आप एग्जांपल भी फोटो पे देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। वहीं सोडियम को या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, या फिर जो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो उसे दान दे देगा। तो सोडियम ये करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसके क्या होता है, कैटायंस फॉर्म होते हैं। और जो आपका क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम से, ठीक है, तो फिर वो एनायन हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और ऐसे कंपाउंड्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हमने देखा भी। फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है दैट राइट सम प्रॉपर्टीज, स्टेट some properties of ionic compounds.
तो देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इनका फिजिकल नेचर कैसे होता है? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड, यानी इनका नेचर फिजिकल स्टेट कैसे होता है? सॉलिड होता है। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनका स्टेट सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। एक तो इतना स्ट्रॉन्ग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आप उन्हें हैमर से बीट करोगे तो वो टूट जाएंगे। ब्रिटल होता है इनका नेचर, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली जैसे हमने देखा कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, यानी कि देखो आयोन्स के बीच का जो अट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कहते हैं, और इसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी यानी कि जो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना घुल मिल सकता है। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल एटसेट्रा। ये भी आपको याद होना चाहिए, पानी में घुल मिल जाते हैं लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है? जब उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यही तो आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी उसे कंडक्ट करता है, ये हम जानते हैं। आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट है तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन फॉर्म और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसमें लेकिन एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो या तो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड की मोल्टन फॉर्म होनी चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि मेटल्स क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स में ऑकर करते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो यार ये सबसे बेसिक फॉर्म है। अब आपको मिनरल्स चाहे ना समझ आया हो, आप ओर्स की डेफिनेशन पढ़ो तब आपको समझ आएगा। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि देखो कोई भी मेटल एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, वो मिनरल है, लेकिन हमें कौन सा मिनरल चाहिए? हमें ऐसा मिनरल चाहिए जिसमें से हम उस मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी कि हमें ज्यादा अपना पैसा ना लगाना पड़े उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, उस मिनरल में से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक और एक मिनरल होता है, लेकिन हर एक मिनरल एक और नहीं होता है, ये डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। गैंग क्या होता है? ये बेसिकली आपकी जो इंप्योरिटीज होती है उन्हीं को हम गैंग कहते हैं। जनरली एन अनवांटेड मटेरियल और इंप्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर, दिस कैन बी फाउंड इन ओर डिपॉजिट वेयर द मिनरल इज प्रेजेंट। अब इन इंप्योरिटीज को निकालना कैसे निकालेंगे हम, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर्स। क्या क्या? 3 स्टेप है। पहला इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप 2 है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो सबसे मेन पार्ट, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। स्टेप 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या होता है? ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है और इन्हें हमें रिमूव करना होता है। कैसे रिमूव करते हैं? बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है, और ये कौन सा फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा कि जो गैंग है वो किस क्वालिटी का है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमें इन इंप्योरिटीज को हटाना होता है ओर में से। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली यूज्ड, ठीक है। तो जो गैंग है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड होगा कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले उसे रिमूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा सेकंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका ओर। तो देखो हम यहाँ पे आपके जो मेटल्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, जो सबसे ऊपर आते हैं सोडियम पोटेशियम, इनको हम हाई रिएक्टिविटी में रख लेते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी में आपके जो नीचे वाले जिंक हो गए, ये मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में आपके जो नीचे वाले मेटल्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ओके। सो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी वालों की बात करते हैं। इनको अगर हमें सेपरेट करना है, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इनकी मोल्टन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करते
करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करवाते हैं और फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ये कैसे होता है ये प्रोसेस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डायग्राम की हेल्प से। अगला है मीडियम रिएक्टिविटी। तो मीडियम रिएक्टिविटी में देखो दो टाइप्स के होते हैं, या तो आपका कार्बोनेट और होगा या फिर सल्फाइड और होगा, यानी कि जितने भी आपके मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनके जो ओर्स होंगे वो दो टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर कार्बोनेट ओर है तो उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कैल्किनेशन हम कहते हैं। याद कैसे रखें, देखो कार्बोनेट का सी और कैल्किनेशन का सी, सी से याद रख लो, ठीक है। सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है रोस्टिंग। अब ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो अब फिर जब ये दो प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। ऑक्साइड मिलने के बाद हमें तो मेटल चाहिए, हमें उसमें से जो ऑक्साइड जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को हटाना है और हमें अपना डिजायर्ड मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऑक्साइड हटाने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंपाउंड में से हट जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है। सो रिडक्शन करते हैं उसके ऑक्साइड का और हमें अपना डिजायर्ड मेटल मिल जाता है, फिर हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं तो वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। यही सेम प्रोसेस है, उसके हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के बाद हमें अपना डिजायर्ड मेटल मिल जाता है। एक डिफरेंस आपने देखा होगा कि लो रिएक्टिविटी में रोस्टिंग के बाद हमें रिडक्शन नहीं करना पड़ा, लेकिन यहां पे हमें रिडक्शन करना पड़ा था, ठीक है। सो रोस्टिंग के बाद सीधा हमें डिजायर्ड अपना मेटल मिल जाता है। इस जो आपकी लो रिएक्टिविटी है उसमें हमें रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर रिफाइनिंग आपका लास्ट स्टेप होता है, वो आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि हमने जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले टेबल में देखा कि हमारा एक लास्ट स्टेप था विच वाज रिडक्शन ऑफ मेटल। तो इसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल बात करते हैं कि रिडक्शन ये होता कैसे है, कैसे मेटल्स का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, और उससे हमें प्योर मेटल मिलता है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया कैल्किनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस से, ठीक है। कैल्किनेशन कब होता है, कार्बोनेट ओर के लिए, और रोस्टिंग आपके सल्फाइड ओर के लिए। अब मेटल ऑक्साइड मिल गया, उसमें से ऑक्सीजन हमें हटाना है, उसके लिए हम रिडक्शन करते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक आता है मीडियम रिएक्टिविटी में आता है और इसमें इसका जब हम रिएक्शन कार्बन के साथ करवाते हैं, कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को कंपाउंड में से ले लेता है, बस इतना सिंपल है। जिंक हमें मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, तो जिंक हमें अपना डिजायर्ड मेटल मिल चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो ऐसे होता है। अगला पॉइंट, बिसाइड यूजिंग कार्बन, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी जगह टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड का रिएक्शन हम एक उससे भी ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है उसके साथ करवा देते हैं और वो क्या कर देगा, उस कंपाउंड में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और हमें अपना डिजायर्ड मेटल मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है। एग्जाम्पल आप देखो, मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाया, मुझे क्या चाहिए, मुझे मैंगनीज चाहिए, मैंगनीज मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये एल्यूमिनियम गैस के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनकर मैंगनीज मुझे मिल गया, मेरा डिजायर्ड मेटल। तो ऐसी भी आप कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज वाला ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पे आपने देखा होगा हीट रिलीज हो रही है, ज्यादा बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं और इसी हीट का हम यूज करते हैं मशीन पार्ट्स को जॉइन करने के लिए या फिर रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए। आप सोच सकते हो रेलवे ट्रैक्स आयरन के बने होते हैं और उनको जॉइन करना, तो उसके लिए कितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपका जो लोहा है वो भी मेल्ट हो जाए, इतनी ज्यादा हीट होती है। और इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। जो आपके यहाँ पे देखो, आप मेटल्स देख लो, जैसे कि आयरन बना है लिक्विड फॉर्म में, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, मैंगनीज आपका लिक्विड फॉर्म में बना है क्योंकि हीट इतनी ज्यादा रिलीज होती है। सो ये हो गया। इन फैक्ट दिस रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। रेलवे और मशीन पार्ट्स को जॉइन करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है क्योंकि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये मेटल्स को मोल्टन फॉर्म में रिलीज करता है और मोल्टन फॉर्म में फिर वो जॉइन हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। स्टेट द थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या है, जब हम आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो जो आपका आयरन बनता है वो लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हीट इसमें बहुत ज्यादा रिलीज होती है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये आपका देखो एपर्टस किसका, ये आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स की हमने बात करी थी। वापस पीछे आ जाओ, देखो यहाँ पे हमने देखा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मोल्टन ओर का। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिविटी में आता है, तो सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सोल्यूशन हमें लेना है। मोल्टन देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मोल्टन NaCl यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सोल्यूशन हमने ले लिया। इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम जानते हैं एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव
चार्ज, याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे NaCl में सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का है एनोड पे है, तो क्लोरीन का डिपोजिशन कहां होगा, एनोड पे होगा। जो आपकी क्लोरीन गैस है, गैसियस फॉर्म में होता है क्लोरीन, और इसका डिपोजिशन एनोड पे होता है, आप देख सकते हो। और जो आपका सोडियम है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि आपका जो कैथोड है उस पे सोडियम का डिपॉजिट होने वाला है। ठीक है, ऐसे हम अपना डिजायर्ड मेटल जो सोडियम है उसे हम ले सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखा, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखा, लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो ये हमने देखा, हमने अपनी टेबल में भी देखा कि रोस्टिंग हुआ, कैल्किनेशन हुआ, उसके बाद हमें ऑक्साइड मिला, फिर रिडक्शन किया, उसके बाद लास्ट में एक स्टेप लिखा हुआ था विच वाज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सेम हमने लो रिएक्टिविटी में भी देखा, तो कैसे हम रिफाइन करते हैं। तो वो उसमें देखो बेसिकली हम जानते हैं कि मेटल्स में इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने का ये एक तरीका है कि हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं। अब देखो ये होता कैसे, वो हम पूरा एपर्टस डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इंप्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। होता क्या है, मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रिकली। इन दिस प्रोसेस द इंप्योर मेटल इज मेड द एनोड। देखो एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपका इंप्योर मेटल है उसे हम एनोड बनाते हैं, और एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को हम कैथोड बना देते हैं। ठीक है, तो देखो इंप्योर मेटल यानी कि आपका जो एनोड है उसमें प्योर मेटल भी है, साथ साथ जो इंप्योरिटीज भी है वो भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो आपका सोल्यूशन है वो किसका होगा, उसी सोल्यूशन होगा मेटल का सोल्यूशन होने वाला है। एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। सो ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें कॉपर चाहिए, कॉपर का हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो देखो पूरा एपर्टस आप देख सकते हो, मैं ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूं। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे क्या है, इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप है, और कैथोड पे एक थिन प्योर मेटल की स्ट्रिप है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो आपका एनोड है, एनोड में इंप्योरिटीज भी है और बीच में प्योर मेटल भी है। तो जो प्योर मेटल होगा वो यहाँ से निकल के कुछ तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या कहा मैंने, एनोड में जो प्योर मेटल है कुछ तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ प्योर मेटल कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अब हमने देखा कि उसमें क्या इंप्योरिटीज भी है और प्योर मेटल भी है। अब एनोड में से प्योर मेटल तो निकल के कुछ डिपॉजिट हो गए, कुछ कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गए, लेकिन अब बची क्या, बची इंप्योरिटीज। तो जो एनोड की इंप्योरिटीज थी वो नीचे जाके ऐसे जमा हो जाएंगी, और इसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड। एनोड में प्योर भी था और इंप्योर भी था, प्योर निकला और कुछ कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और कुछ आपके सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, एट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ठीक है, कुछ सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, कुछ कैथोड पे जाके प्योर मेटल आपका डिसॉल्व हो गया। ठीक है, द सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। और जो इंप्योरिटीज थी वो नीचे जाके डिपॉजिट हो गई, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, ये आपको जस्ट समझ लेना है और ये पॉइंट्स आपको लिख देना अगर सीबीएसई पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज कोरोजन। तो कोरोजन ये हम अपनी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। कोरोजन क्या होता है, देखो जैसे कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। बेसिकली कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स हो गए। तो जब ये गैसेस हमारी मेटल की सरफेस पे आती हैं तो ये उसको कोरोड कर देती है, उसमें रिएक्शन होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, सिल्वर जो आर्टिकल्स है उनका नॉर्मल कलर, नेचुरल कलर क्या होता है, सिल्वर होते हैं, लेकिन जब उनका कोरोजन होता है तो उनका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर। अब एयर में सल्फर गैस प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन जब सल्फर सिल्वर आर्टिकल्स की सरफेस पे आते हैं, उसे रिएक्ट करता है तो उसका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है। दिस इज नोन एज कोरोजन ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स एंड बिकम टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जो ब्लैक लेयर बनी है ये किसकी लेयर है, ये सिल्वर सल्फाइड की लेयर है। ठीक है, अगला कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइन ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोर। जैसे कि आप देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर का बना हुआ है। अब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेव, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो, आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर ग्रीन ग्रीन से हल्का, तो ये यही रीजन है। एंड यहाँ पे इस ग्रीन, इसका नाम क्या है, द ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अगला आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ
कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आप देख सकते हो जो ब्राउन ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस है इसका नाम क्या है, दिस इज दी रस्ट। और ये रस्ट कैसे बनता है, जब आपका आयरन हमारी हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर्स इन गैसेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल याद रखने, एक सिल्वर का, कॉपर का और आयरन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हमने देखा कोरोजन होता क्या है, अब इसे बचे कैसे, क्या क्या मेथड्स हम अपना सकते हैं। सो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे ये आपको याद रखने, ठीक है, जिससे हम अपने आयरन के आर्टिकल्स को रस्ट होने से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी कि जब आप अपने मेटल जिसको आप रस्टिंग से बचाना है उसके ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दो तो वो जिंक क्या उसे रस्टिंग होने से बचाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एलॉय, अब यहाँ पे देखो, अगर आप एलॉय क्या होता है, एलॉय बेसिकली एक या दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। अगर आप एलॉय फॉर्म करते हो तो उससे भी कोरोजन का प्रिवेंशन होता है। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Electrical conductivity and melting point of a alloy is less than that of pure metals. एक तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस होती है, साथ साथ ही आपको कोरोजन से भी बचाते हैं जो एलॉयज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो स्टील का, तो स्टील का वो कोरोड नहीं होता है, वही जो आयरन है आयरन कोरोड होता है। तो यही फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक था एंड फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड आवर कंप्लीट चैप्टर व्हिच वाज चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको इस चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी टॉपिक को आपको डिटेल में समझ रहा है तो उसका डिटेल लेक्चर भी अपलोडेड है चैनल पे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।